नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को भारतीय शिक्षा प्रणाली से सीखने का मौका मिलेगा। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से विभागीय अधिकारियों के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल राजवाला देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम धामी और विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एनईपी के अंतर्गत राज्य शैक्षिक और अनुसंधान परिषद देहरादून की ओर से तैयार बाल वाटिका और बाल वाटिका अभ्यास पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य है, जिस पर सभी को चिंतन और मनन करना होगा। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड वर्ष 2025 में अपनी रजत जयंती मना रहा होगा, तब प्रत्येक विभाग के पास अपनी अपनी विशेष उपलब्धि होनी चाहिए। इस मौके पर विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 1 साल के भीतर विद्या समीक्षा केंद्र तैयार किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। कि विद्या अर्थात ज्ञान या सही गलत, सच झूठ, यथार्थ वास्तविकता, इन सब में अंतर करना, ये हमको अगर कोई सिखाता है तो ये विद्या ही सिखाती है। मैं समझता हूँ वास्तविकता यही है और यथार्थ भी यही है। निचोड़ यह है कि जिसके दृष्टिगत अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी जिसके बारे में जिसको लागू करने वाले हैं, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार देश के अंदर शिक्षा में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन करने का अगर विचार किसी ने लाया है, हम सबके सामने कोई लेकर आए हैं कि पुरातन, नूतन, सनातन सारी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षा को लागू करने का काम, नई शिक्षा नीति लाने का काम, भारत को पहचानने का काम, भारत की संस्कृति से हमारे आने वाले नौनिहालों को जोड़ने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और जिसके दृष्टिगत नई शिक्षा नीति 2020 आई है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य विद्यालय शिक्षा के स्तर पर सभी स्तरों पर एक मैं कहूँ क्वालिटीपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना, और इस शिक्षा नीति का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली को विकसित करना है जो भारतीय ज्ञान परंपरा और मूल्यों से परिपूर्ण है। ये जैसा अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी बता रहे थे कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को यथावत लागू करने वाला देश के पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बनने जा रहा है। इसके लिए मैं पूरे शिक्षा विभाग को, सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हस्त पुस्तिका एवं अभ्यास पुस्तिकाएं विकसित कर अभी जिनका हमारे सबके हाथों आपने इसका यहाँ पर लोकार्पण करवाया, ये माह जुलाई 2022 से बाल वाटिका जिसका विधिवत रूप से इसकी कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चंपावत द्वारा जो अभी जिस पुस्तिका का हम लोगों ने लोकार्पण किया, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल हेतु जो संक्षिप्त विवरणिका तैयार की गई है, इसके लिए मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, संपूर्ण शिक्षा विभाग के साथ महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड को उनके सार्थक सामूहिक प्रयास के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हस्त पुस्तिका एवं अभ्यास पुस्तिकाएं बाल वाटिका के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से हमने इस बाल वाटिका को, इस अभ्यास पुस्तिकाओं को यहाँ पर आज लोकार्पित किया है, इसको बनाया है, इसको रचित किया है, वो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। पिछले दिनों जैसा आप सभी जानते हैं, कोविड महामारी के कारण शैक्षिक हानि हुई है और जिसका सामना हम सभी ने किया है, तथा यह महसूस भी किया कि इसके कारण से हमारे सभी बच्चों को कहीं न कहीं उनके मानसिक स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ा है। 2 साल पूरी तरह से हमारे
महामारी के नाम चले गए, विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बनी है घटती छात्र संख्या एवं शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु अतिरिक्त श्रम, लगन, सतत प्रयास एवं सकारात्मक सोच के साथ आप सभी इसकी प्रतिपूर्ति के लिए कार्य करेंगे। वहीं अपने संबोधन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं की, कांग्रेस ने हमेशा देश में तुष्टीकरण की बात की है। सुनिए। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू की है, नई शिक्षा नीति वो लेकर आए हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों का, हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधारों का, उनको अपने संस्कारों से, अपनी भारत की शिक्षा पद्धति से और व्यवहारिक शिक्षा से सबसे सीखने का और जुड़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर 2 दिन का यहाँ पर चिंतन शिविर हो रहा है। हमारे पूरे प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों से लेकर ऊपर तक के सभी शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण भाग ले रहे हैं और चिंतन करेंगे कैसे उत्तराखंड राज्य में शिक्षा का ठीक प्रकार से उन्नयन हो, ठीक प्रकार से उसका मैनेजमेंट हो, हर प्रकार से हमारे आने वाले नौनिहाल और हमारा शिक्षा विभाग आने वाले समय में अच्छी जो हमारी नई शिक्षा नीति को लागू कर नौनिहालों का अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे हो, 2025 तक कैसे हमारी अच्छी योजना बने, जिससे कि हमारे सरकारी स्कूल और हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक सब जुड़कर हम हिंदुस्तान की श्रेष्ठ राज्यों में से शिक्षा के विभाग में भी आगे जाएं। देखिए, ये संयोग है, हम लोग जो है हमेशा हमारी पार्टी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर चलने वाला है। हमने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं की है। आज भी तुष्टीकरण की बात पिछले 55 सालों पर 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन किया है, देश पर राज किया है, उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति की है। हम लोगों ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने की और देश के सर्व जनमान्य को, सारे जनमानस को, जन सामान्य को हमेशा जो है आगे बढ़ाने का काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। खाद्य मंत्री रेखा आर्य के निर्देशन पर प्रदेश भर में पात्रों को लाभ पहुंचाने और अपात्रों को राशन कार्ड से हटाने के अभियान की शुरुआत 5 मई को की गई थी। इस अभियान के तहत 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति को अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरकार को सरेंडर करने थे। बता दें, इस अभियान की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई थी। सरकार के इस मिशन को सफल बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने अब तक अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जल्द ही समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस योजना के तहत की जानी है। जो है वो अंतिम तिथि थी कार्ड सरेंडर करने की। अभी हमने इसका विस्तार नहीं किया है। मैं जल्द ही इसकी समीक्षा करूंगी और समीक्षा करने के साथ में ऐसा प्रतीत होगा कि इसका विस्तार किया जाना है तो विस्तार किया जाएगा, और ऐसा प्रतीत होगा कि ये हमारे लिए पर्याप्त है। जितने हमारे पात्र कार्ड धारक हैं, यदि वो इसमें मर्ज हो जाते हैं तो इसका हम लोग इस पर फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, इसका विस्तार भी कर सकते हैं, अथवा कोई कंप्लेंट आने पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये मैं समीक्षा के उपरांत ही तय करूँगी। अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान को हम लोगों ने 5 मई को प्रारंभ किया था, और 5 मई में जब प्रारंभ किया था तो इसका 31 मई इसका अंतिम दिन रखा गया था। फिर उसके बाद से चूँकि डीएसओ कार्यालय में अत्यधिक भीड़ जमा हो जा रही थी, जिसके कारण से जो है एक अव्यवस्था जैसी चीज़ उत्पन्न हो रही थी, तो उसके बाद में उसे 30 जून तक उसका विस्तार कर दिया गया। तो फिलहाल 30 जून तक जो हमारे पास में स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किए गए हैं, लगभग 84,000 के ऊपर जो है कार्ड जा चुके हैं, और मैं समझती हूँ कि ये 84,000 जो अपात्र कार्ड धारक हैं जिन्होंने स्वेच्छा से जमा कराए हैं, सर्वप्रथम मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने सरकार की इस मुहिम में अपना योगदान दिया। आपके इस योगदान से निश्चित रूप से
अब जो पात्र व्यक्ति है उसको ये कार्ड अलॉट किया जाएगा और अलॉट होने पर निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण अन्न योजना है और साथ साथ में जो सस्ता राशन की व्यवस्था है वह उनको प्राप्त हो सकेगी। तो एक ये मैं समझती हूँ कि पुण्य कमाने का भी और एक गरीब के व्यक्ति को हक मिलने का भी ये पूरी कवायद इस दिशा में जो है हम लोगों ने करी है और जिसमें मैं समझती हूँ कि अपार सफलता जो है हमारे को उत्तराखंड के ऐसे बड़े दिल वाले लोगों ने जो है देने का काम किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जनपद चंपावत के टनकपुर में 3,41,24,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास किया गया। वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री की ओर से जनपद चंपावत में संगद पादपों के अंतर्गत तेजपत्ता उत्पादन के संवर्गीय विकास के लिए राजकीय उद्यान खतेड़ा में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से चंपावत और देहरादून जिले में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मधु ग्राम योजना का भी शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर में मां पूर्णागिरि की यात्रा के दौरान एक दिन में 1 लाख तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में इस स्थान पर सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हो जाने से सैनिक, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रात में ठहरने की सुविधा मिलेगी। वहीं इसे लेकर जनपद चंपावत में जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। आज राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना, तो उसमें जो हमारे लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया और दूरस्थ क्षेत्र से भी लाभार्थी आए हुए थे यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको संबोधित किया सारे जनपदों को और उसमें ये बताया कि जनपद चंपावत में जो सैनिक विश्राम गृह है टनकपुर में उसका एक विकास किया जाएगा ताकि सैनिकों को वहाँ फैसिलिटी मिल सके। और जो हमारे यहाँ पे खतेड़ा में जो राजकीय उद्यान है उसमें तेजपत्ता के एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा और इसी तरह से मौन पालन की भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मौन पालन से भी जो हमारे कृषक हैं उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया। एक तरफ जहां धामी सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार अस्पताल से कुछ 18 अस्थायी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। इन कर्मचारियों ने कोरोना काल के मुश्किल हालातों में ईमानदारी से ड्यूटी निभाई थी, लेकिन अब इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, जिसके चलते अस्पताल में आए मरीजों को पर्ची कटाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा। बताया जा रहा है कि पर्ची काउंटर पर अब नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो कि कंप्यूटर कार्य में कम अनुभवी हैं, जिसके कारण पर्ची काटने में देरी हो रही और इसका खामियाजा कोटद्वार की जनता को भुगतना पड़ रहा। बताया जा रहा है कि कोटद्वार बेस अस्पताल में पहले से ही 100 से ज्यादा पद खाली चल रहे हैं और अब इन 18 कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया। वहीं इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको आ रही है? हम तो एक चक्कर सुबह आके चले गए हैं वापस, अब दोबारा आए हैं, दोबारा लाइन में लगे हुए हैं। लाइन सुबह भी बहुत लंबी थी इसलिए लौट गए, दोबारा आके लगे, अभी नंबर नहीं आया, अब थोड़ी देर में आने वाला है। बच्चा गया है लाइन में लगा हुआ है। सुविधाओं के बारे में कहें कि 1.5 घंटे से लाइन पे लगा हूँ और 1 घंटे पहले पर्ची में भी लाइन में लगा था। अभी 12:30 के करीब होने वाला है, पर अभी पता नहीं कि कब तक पर्ची कटेगी। एक्सरे के लिए कोई उम्मीद नहीं है। अब नए स्टाफ है उसमें थोड़ा दिक्कत है, वो लोग काम करने में थोड़ा देरी हो रही है उनको। और अस्पताल की सुविधाएं भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिस हिसाब से मतलब अस्पताल की बिल्डिंग है, यहाँ का मतलब नाम है, वैसा काम नहीं है। मैडम, जैसे कि कोटद्वार बेस अस्पताल में 100 से ऊपर पद रिक्त चल रहे हैं और आज से 18 लोगों की सेवाएं और समाप्त हो गई है, तो इसमें आपका क्या है? देखिए, ऐसा है, मेरा सीएमएस से बात हो चुकी है, सीएमएसओ में हेल्थ सेक्रेटरी से मिलवा चुकी हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी से मेरी दोबारा बात हो चुकी है। उन्होंने कुछ निर्देश सीएमएस कोटद्वार को दिए हैं, वो इनको देखें कि किस तरह से दोबारा से इन लोगों को रखा जा सकता है। वो गवर्नमेंट्स में आपस में अफसरों में मैंने बात करवा दी है, तो आपस में दोनों बात करके निर्णय लें कि कैसे इन लोगों को दोबारा। और यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। ऋषिकेश में विकास के लिए शासन से अधिक बजट देने की मांग कर रहे नगर निगम को फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। शासन ने नगर निगम को अपने आय के स्रोत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से शहर में कमर्शियल टैक्स कलेक्शन जल्द से जल्द शुरू करने और हाउस टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन शुक्रवार को ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के सभागार में निकाय अधिकारियों और शहरी निदेशालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने सबसे पहले नगर निगम के अधिकारियों से आय और व्यय का ब्यौरा पूछा। इस दौरान कमर्शियल टैक्स की वसूली शून्य होने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। हाउस टैक्स की वसूली कम होने पर भी अपर मुख्य सचिव नाराज होते हुए दिखाई दिए। नगर आयुक्त ने कम बजट की वजह से क्षेत्र में विकास कार्य बाधित होने की समस्या अपर मुख्य सचिव को बताई है। लोग यहाँ निदेशालय के भी अधिकारी आए थे, शासन के भी लोग थे और नगर निगम के अधिकारी थे। एक पर्पस ये था इस बैठक का कि अगर आपस में कोई कुछ इश्यूज़ हैं तो उसका निराकरण एक साथ बैठ के किया जा सके, एक साथ मतलब जिससे। नंबर 2, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू किसी भी नगर पालिका में है, नगर निगम में है, वो जो यहाँ भी है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जिसपे कि अभी और उसमें भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2 तरह की होती है। एक तो जो लीगेसी वेस्ट है, जो पुराना वेस्ट है, उसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का, और एक जो नए जगह हम बना रहे हैं जहाँ की कूड़ा जो कलेक्ट होता है शहर का, वो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की। तो उसके लिए कार्रवाई चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस है। हमें आशा है कि अगले कुछ समय में इसका समाधान हमें दिखना चाहिए ग्राउंड पे। दूसरी समस्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो नगर निकायों को अपने सेल्फ सस्टेनेबल बनने की है कि किस प्रकार हम अपनी आय बढ़ाएं जिससे कि हम अपनी गतिविधियों को संपादन कर सकें। तो इन्हीं सब विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा हुई, माननीय पार्षदगणों से भी। 19 कुमाऊं के पूर्व सैनिकों ने बटालियन का 44वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। मां कालिका के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और मां के जयकारों ने माहौल में जोश भर दिया। आरटीओ रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में गौरव सेनानी, वीरांगनाएं और वीर नारियों और उनके परिवारों के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर किया गया। इस दौरान वीरांगनाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर कैप्टन कृपाल सिंह कोरंगा ने बटालियन का इतिहास और उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि 19 कुमाऊं का पहले 43 सालों के सेवा काल में गौरवशाली इतिहास रहा है। बटालियन का पूर्ण रूप से संगठित होने के बाद अरुणाचल भारत चीन सीमा पर तैनात किया गया, जिन्होंने वहां पर अरुणाचल की अजय मानी जाने वाली गोरी चेन पर्वत शिखर पर फतेह हासिल की थी। वहीं इस मौके पर अग्निपथ योजना की भी बात चली, जिसे रिटायर्ड मेजर BS रौतेला ने सही बताया। आज के दिन सरकार की इस नई योजना अग्निवीर को बहुत से लोगों ने बड़ा विवादित बना दिया है, लेकिन जो इसकी विशेषताओं को समझते हैं, जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त रखते हैं, हमारे हिसाब से तो अग्निवीर एक बहुत अच्छी योजना है। इसे देश के हर एक युवा को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए। आप समर्थन करते हैं अग्निवीर योजना को और युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? हम जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि उनको अग्निवीर की वास्तविकता का पता नहीं है, और जो लोग उनको भड़का रहे हैं वो एक गलत बातें हैं, क्योंकि अगर अग्निवीर होंगे तो देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा प्रशिक्षित मिलेंगे, और जब इतना रिजर्व रहेगा इंडियन आर्मी के पास में, जितना शायद किसी भी विश्व की सेना के पास में रिजर्व सेना नहीं होगी। आपातकाल के समय जो हमारे अग्निवीर हैं वो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। मेरा युवाओं को यही आह्वान है कि वो अग्निवीर के लिए एकदम प्रोत्साहित होकर के, अग्रणी होकर के। आज हम 19 कुमाऊं का 44वां जन्मदिन हल्द्वानी में मना रहे हैं। जो हम गौरव सेनानी यहाँ पर हैं, ये पहली बार यहाँ से शुरू किया है। तो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है कुमाऊं रेजिमेंट का, उसमें से ही एक हमारी पलटन 19 कुमाऊं है, जो 1 जुलाई सन
9 में रानीखेत में खड़ी की गई थी। अपने 43 साल के अंदर इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जोश से पलटन का नाम भारतीय सेना में अगली पंक्ति में रखा है। ये पलटन के इस सफ़र के दौरान अनेक जगहों पर अपनी सर्विस दी है। बटालियन का 44वां स्थापना दिवस है। हमारी पलटन 79 में 1 जुलाई को रेज हुई थी। उसके बाद रंगापाड़ा गई, रंगापाड़ा से गौरीचंद गई, वहाँ से वापस आकर के खेरू आई, खेरू में वहाँ से खेरू में रहकर वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर पैदल गए, पूरा दड़ाई का सामान साथ में। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।